नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या-क्या है। देखिए, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम यहाँ पर लगभग 14 महीने की करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें हमने जो आई दृष्टि घटना चक्र है, उसको यहाँ पर आधार बनाया। लेकिन ये है जून तक की जून तक की करंट अफेयर। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने की मैं अपने जो खुद के नोट्स हैं वो इसमें शामिल करूंगा क्योंकि पेपर है हमारा 12 अक्टूबर को। तो हमारा जो टारगेट है 12 अक्टूबर को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर इस सीरीज को चालू किया है। तो ये जुलाई से सितंबर तक करंट अफेयर रहेगी। इसके पहले हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से आप सभी ने देख भी लिया होगा। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जो नेशनल करंट अफेयर होती है उसको हम पढ़ रहे हैं। बोला जाए तो राष्ट्रीय परिदृश्य जो 01 है उसको पढ़ा जा रहा है, फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आएगा उसको पढ़ेंगे धीरे-धीरे एक-एक करके हर टॉपिक यहाँ पर कवर होगा। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, जो पहली करंट अफेयर है आज की क्लास के लिए, इसमें पूछा गया है, इसमें अ, दिखाया गया है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। अच्छा, ये जो सम्मेलन है इसमें पूछा क्या जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। उसके साथ-साथ इसके कुछ फीचर्स होंगे, यहाँ पर कुछ काम हुए होंगे, उसको यहाँ पर प्री में पूछा जा सकता है। और मेंस के लिए तो आप अहिल्याबाई के बारे में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि अहिल्याबाई के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अभी हाल ही में 31 मई 2025 के दिन, कब हुआ है ये? 31 मई 2025 के दिन। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया है। तो हमारे किसने भाग लिया? हमारे मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो कुल मिला के नाम क्या है इसका? अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर जो महारानी थी देवी अहिल्याबाई, उनकी जो 300वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जो ये सम्मेलन है उन्हीं के नाम पर किया गया। और जयंती याद रखना, कौन से नंबर की जयंती थी? 300वें नंबर की। ये जो भी है, जैसे 50, 100, 150, 200, 300, ऐसे कोई भी जयंती होती है, उस व्यक्ति ज्यादा न्यूज में हो जाता है और वो हॉट टॉपिक हो जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो बात करें, इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य मतलब फीचर विशेषताएं हैं जो इस सम्मेलन की हैं। इस सम्मेलन में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था और 300 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। अभी तक 300 रुपए तक का सिक्का कहीं पर भी जारी नहीं किया गया। ये पहली बार था जब इसे जारी किया गया। तो 300 रुपए के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर जी का चित्र है, उत्तीर्ण किया गया है। और 300 रुपए मूल वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में, जब से सिक्का बनना शुरू हुआ है उसके इतिहास में पहली बार ये जारी हुआ है। और इसे किस टकसाल के द्वारा जारी किया गया था? तो ये कोलकाता टकसाल के द्वारा जारी किया गया था। अब बात की जाए टकसाल की, हमारे भारत में 4 टकसाल हैं। टकसाल मतलब जो कॉइन्स का निर्माण करता है, मतलब जो सिक्के बनाती है। एक तो नोएडा में है, एक कोलकाता में जो इसको यहाँ पर जो 300 रुपए का टिकट है, वो सिक्का है, वो इसी ने जारी किया है। कोलकाता, एक है हैदराबाद में और एक है मुंबई में। तो कुल मिला के हमारी 4 जगह टकसाल स्थित हैं जो कॉइन्स या सिक्के का निर्माण करते हैं। बात करें, यहाँ पर जो मोदी जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? पहली बात तो जो एक महिला कलाकार हो, कुल मिला के ये है कि ये महिला को ही दिया जाता है और जिसने जनजातीय, लोक और पारंपरिक कला में उत्कृष्ट योगदान दिया है, उस महिला को ये पुरस्कार दिया है। इस बार ये पुरस्कार दिया है डॉक्टर जयमती कश्यप को। जयमती कश्यप का जो कहाँ की है? बस्तर। बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने जनजाति महिला है। अच्छा, ये जनजाति महिला भी है। नाम क्या है? नाम जरूर याद रखना, डॉक्टर जयमती कश्यप। ये क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सॉरी देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म। अब हम अहिल्याबाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। कहाँ? महाराष्ट्र के अहमदाबाद अहमदाबाद सॉरी अहमदनगर जिले में हुआ था। वहां की एक तहसील है जामखेड़ तहसील चौड़ी गांव में। तो आपको ये याद रखना है किस जिले में हुआ? अहमदनगर जिले। और गांव कौन सा है? चौड़ी गांव। इन्होंने 3 दशक तक लगभग 3 दशक तक मालवा पर न्यायपूर्ण कौशल किया है। कब से कब तक इनका शासनकाल रहा है? 1767 से 1795 तक लगभग 3 दशक तक इन्होंने मालवा पर एक बेहतर बेहतर कुशल और न्यायपूर्ण शासन किया था। अहिल्याबाई ने राज्य की जो बागडोर संभाली है उसमें उन्होंने राजधानी बनाई थी कौन सी? महेश्वर। महेश्वर ये नर्मदा तट के किनारे स्थित है। नर्मदा तट। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निकलती है और ये जाकर कहाँ मिलती है? अरब सागर में। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में पहली है, क्योंकि ये पश्चिम मतलब जो हमारा भारत है उसमें सबसे लंबी नदी है जो ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। इन्होंने उसको जिसको राजधानी बनाई महेश्वर को, महेश्वर पर बहुत सारा काम किया और को उसको एक हब के रूप में तब्दील किया था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने इसे एक केंद्र के रूप में विकसित किया था। इन्होंने और भी कार्य किए हैं समाज में, समाज के लिए। इन्होंने 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध और विचारों की ये अग्रदूत रहे हैं। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध इन सभी पर काम किया है। तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र पर, कला, उद्योग और सामाजिक जो संस्कृति है उस पर भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने हमारी देवी जी ने जो अहिल्याबाई होलकर है उन्होंने एक महिला सेना इकाई बनाई थी। अर्थात उन्होंने महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण भी दिलवाया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर जी ने। तो कुल मिला के ये याद रखना, इन्होंने सेना इकाई बनाई थी किसकी? महिला की। आपने सुना होगा जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके शासन काल में महिला अंगरक्षक भी रहते थे। मतलब उनकी रक्षा कौन करता था? महिलाएं। वैसे ही इन्होंने भी स्त्री को उतना ही महत्व दिया और भी कई जो शासक रहे हैं उन्होंने ये काम किया है महिला को सशक्त करने के लिए। इतिहास में उन्होंने उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी जो है न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए किया है। मतलब न्यूनतम आयु जो पहले थी उसको बढ़ाया जाए, मतलब ताकि बाल विवाह ना हो सके। उसके साथ साथ महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने काम किया है और विधवा विवाह का समर्थन भी इन्होंने काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना कब शुरू की थी? 2024 में। किसके सम्मान में? जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं उनके सम्मान में। कब की थी? 2024 में। योजना का नाम याद रखना। योजना है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो महिला उद्यमी होते हैं, महिला एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में सॉरी जो मध्य प्रदेश में इंदौर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका भी नाम चेंज किया था और उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। किसके? अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर इंदौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा था। इन्हें दार्शनिक महारानी की उपाधि से भी सम्मानित किया था। कब? अ, अ, उसी मतलब अभी एक मिनट, जो दार्शनिक महारानी है उनकी उपाधि से सम्मानित है कौन? अहिल्याबाई होलकर। और इनका निधन कब हुआ था? 13 अगस्त 1795। तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना? एक तो 300 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, 300 रुपए का सॉरी 300 रुपए का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। कौन सी जयंती थी? 30वीं। सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। भाग किसने लिया? मोदी जी ने। और ये जो सिक्का है किसके टकसाल में जारी किया? कोलकाता टकसाल से ये जारी किया गया है।
और एक पुरस्कार जारी किया गया है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, जिसने जनजातीय जनजातीय क्षेत्र में काम किया हो और वहां पर लोक एवं पारंपरिक कलाओं का उत्कृष्ट योगदान दिया हो। दिया किसे गया? जयमती कश्यप को। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं, तथ्य हैं जिनको हमें याद रखना है। अगला जो आर्टिकल है वो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। देखो, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से बहती है और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से बहती है। तो ये कुल मिला के ये ताप्ती नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है, लेकिन ओरिजिन दोनों का कहाँ? मध्य प्रदेश से होता है। बात करें जो ये परियोजना है, ये कुल मिला के एक रिचार्ज परियोजना है। यहाँ पर हमारा फोकस है जो वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करना, उसको रिचार्ज करना, मतलब भूमि में भूमि होती है जो अर्थ होती है उसमें पानी को रिचार्ज करना है, जल को रिचार्ज करना है। कुल मिला के ये उद्देश्य है। तो ये दो राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त पहल है। तो कुल मिला के ये जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, दो राज्यों की है, एक संयुक्त पहल है। किसकी किसकी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। यहाँ पर जो इसका उद्देश्य रखा गया, जो वो क्षेत्र है जो जल संकट से जूझ रहा है, वहां पर भूजल स्तर को बढ़ाकर वहां पर सिंचाई और पेयजल को आपूर्ति बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा ताकि वहां पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जा सके। इसे 10 मई 2025 को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक ज्ञापन समझौता किया है। कब? 10 मई 2025 को दिन। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। दोनों ने उस ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ज्ञापन समझौता हुआ दो राज्यों के बीच में, वहां के दोनों के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किया था। इसका जो उद्देश्य है, जो पहले होता था ना कि बांध निर्माण करना, लेकिन ये उससे परे है। हालांकि बांध छोटा सा बनाया जाएगा जो जल को एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में भेजा जा सके, लेकिन इसका और भी मूल उद्देश्य है। जैसे परंपरागत बांध निर्माण से हटकर इसका मुख्य कार्य है भूजल पुनर्भरण द्वारा जल को संरक्षित करना। तो इसका मुख्य कार्य है जल को संरक्षित करना। कैसे? भूजल पुनर्भरण द्वारा, अर्थात वाटर रिचार्ज के द्वारा जो जल है उसको संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर जो ताप्ती नदी की 3 धाराएं हैं उनका विकास कर जो अतिरिक्त वर्षा जल होता है उसको क्या करना है? भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। किसकी? ताप्ती नदी की जो 3 धाराएं हैं उन पर विकास किया जाएगा। इसलिए जो ये योजना है ना भूजल पुनर्भरण पर काम कर रही है। इसलिए इस परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना भी बोला जा रहा है। बात करें ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट की परियोजना की, तो ये कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसी डिजाइन की गई है। मतलब ये जो समस्याएं है ना कृषि और पेयजल में, दोनों समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह परियोजना जो मध्य प्रदेश की कुछ जिले हैं उनकी कुछ तहसील है जहां पर ये लाभान्वित होगी। तो आप यदि एमपी का पेपर दे रहे हैं तो इन तहसील का नाम याद रखना, कारण क्योंकि एमपी में ऐसे तहसीलों के ऐसे लोकेशन के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी परियोजना से कौन सी तहसील लाभान्वित हो रही है। तो ये जो एमपी में बुरहानपुर और खांडवा जिला है उनकी तहसील कौन कौन सी है? बुरहानपुर, नेपान, नेपानगर, खकनार और खालवा तहसील ये लाभान्वित होंगी एमपी में। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर अकोला, बुलढाणा और अमरावती आदि जिले लाभान्वित होगी। यहाँ पर जो ये परियोजना है कुल मिला के कुल कितना टीएमसी जल का उपयोग किया जाएगा? उपयोग होगा यहाँ पर ये होगा 31.13 थाउजेंड मीट्रिक क्यूबिक फीट जल को यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, जिसमें से मध्य प्रदेश को कितना दिया जाएगा? 11.76 टीएमसी, जबकि महाराष्ट्र को ज्यादा मिलेगा कितना? 19.36। दोनों जो तथ्य हैं दोनों याद रखना। महाराष्ट्र को कितना? 19.36, जबकि एमपी को कितना? 11.76। परियोजना में एक निम्न बांध जो छोटा बांध होगा उसका कार्य होगा लो डाइवर्जन वियर, मतलब
पानी का डायवर्जन करना, जो खरिया गोटी घाट जिला खांडवा व अमरावती महाराष्ट्र की सीमा पर बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक छोटा सा लो डाइवर्जन बांध बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। भारत सरकार की इसकी सॉरी बात करें, एक मिनट, इस परियोजना में भारत सरकार कितना वहन करेगी? तो 90% वहन करेगी, और जो शेष 10% है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर इसका वहन करेंगे, दोनों साथ में मिलकर। है दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना, लेकिन 90% इसका जो वित्त होगा, जो भी भार होगा, लागत होगी, वो भारत सरकार वहन करेगी। बचा 10% तो वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर वहन करेंगे। इस परियोजना का मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में ये तीसरी प्रमुख परियोजना है। तीसरी क्यों? इसके पहले कौन सी थी? दूसरी दो कौन सी थी? तो एक तो थी केन बेतवा लिंक परियोजना, जो ये पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना थी और इसे राष्ट्रीय परियोजना का भी दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछ दे कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, उनमें से कुछ विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा किसे दिया गया है? तो वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसमें केन का पानी बेतवा में डाला जाता है। दोनों केन और बेतवा मध्य प्रदेश से ही इनका ओरिजिन होता है, और केन मिलती है यमुना से, बेतवा भी मिलती है यमुना से, लेकिन केन जाकर मिलती है बांदा में और बेतवा मिलती है जाके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, दोनों यूपी में पड़ते हैं। और दूसरी जो परियोजना थी वो थी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में परियोजना विकसित की गई है। इसमें संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर दो परियोजनाएं ये भी हैं, मतलब दो नदी, कौन कौन सी? पार्वती और कालीचंद। ये दोनों चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल की सहायक नदी है। चंबल यूपी में जाकर इटावा में, इटावा जगह है, इटावा जिला, वहां पर किससे? यमुना से जाकर मिलती है। तो कुल मिला के चंबल यमुना की सहायक नदी है, और चंबल की ये दोनों है पार्वती और कालीसिंध। इसके साथ साथ चंबल की और भी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे क्षिप्रा, जहां पर महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ जो 12 साल में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में होता है, वो भी चंबल की। और एक और है बनास नदी, वो भी चंबल की सहायक नदी है। बात करें, जो ताप्ती नदी है भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। ये भी पश्चिम वाहिनी नदी है। नर्मदा सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम वाहिनी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई क्षेत्र है, और सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहाँ से निकलती है? बैतूल जिला से, या ये ऑप्शन में नहीं होगा तो मुल्ताई क्षेत्र से, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो सतपुड़ा पर्वत से। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। नर्मदा के बाद बात की जा रही, नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात में कहाँ जाकर मिलती है? ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं, किसकी? ताप्ती नदी की। एक तो है पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर। याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ये याद रखना कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। बैतूल पूछा जा सकता है, मुल्ताई पूछा जा सकता है, सतपुड़ा पूछा जा सकता है, और ये लंबाई भी पूछी जा सकती है, 724 किलोमीटर। अगला आर्टिकल है, ये है पहलगाम से युद्ध विराम तक। ये तो लगभग सभी को ये न्यूज है, ये हमारे भारत के लिए एक भीषण त्रासदी थी। इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी नागरिक नहीं था जिसमें इसमें शोक में शामिल ना हुआ हो। ये सभी के लिए एक दर्द भरी एक घटना थी, जिसमें लगभग 26 जो नागरिक थे, एक नेपाल का भी था, उनकी यहाँ पर जान चली गई थी, और ये एक आतंकवादी हमला था। अच्छा, ये डेट याद रखना, ये घटना कब घटी थी? तो ये 22 अप्रैल 2025 के दिन। कहाँ? जम्मू कश्मीर के शांत शांत जगह है, शांत जगह है, लेकिन वहीं पर ये घटना घट गई थी। पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। ये बहुत बड़ी होती है, एक साथ 26 लोगों की जान चली जाना, वो भी बेकसूर लोग, जो केवल और केवल किस लिए गए थे? अपने अ, छुट्टी मनाने गए थे, उनकी जान चली जाए, पता नहीं था क्या होगा।
छोड़ो अब। तो हम देखते हैं इस आर्टिकल को। तो हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद 6-7 मई को 6-7 मई 2025 के दिन, ये भी याद रखना, इसी दिन हमने भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक प्रतिशोध कार्रवाई शुरू की थी और उस कार्रवाई का नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। कब? 6 से 7 मई 2025 के दिन। अ, इद इसके पहले हम 2 और हम अटैक कर चुके हैं पाकिस्तान पर। एक तो 2016 में किया था सर्जिकल स्ट्राइक और एक किया था जब बालाकोट हमला हुआ था तो उसके प्रतिरोध में हमने बालाकोट हवाई हमला किया था। उसके बाद ये तीसरा है जो 2025 में किया गया था। तो 2016 और 2019 के बाद ये तीसरा है 2025 में। और कुल मिला के हमने भारत ने एक यहाँ पर मैसेज दिया है कि अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने करने से नहीं हिचकेगा। मतलब कहीं भी छुप कर बैठा हो आतंकवादी कहीं भी छुप के बैठे हो वहां पर हम हमला करेंगे और हिचकिचाएंगे भी नहीं। ये मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बात करें इसके स्मरणीय तथ्य की तो ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी मैदान में ये घटना घटी थी। यहाँ पर स्वचालित हथियार से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की थी और सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर धर्म का नाम पूछकर यहाँ पर मारा गया था। धर्म को आड़ लेकर यहाँ पर मारा गया था। तो आपसे पूछा जाए कहाँ हुई? अनंतनाग जिले या पहलगाम या बेसरन घाटी, कुछ भी आ सकता है। हमले वारों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से धार्मिक पहचान की पूछताछ की थी और यहाँ पर कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई थी जिसमें 25 भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक था। और इसकी जिम्मेदारी एक आतंकवादी टेररिस्ट संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट उसने ली थी। और ये रेजिस्टेंट फ्रंट ये एक मखौटा माना जाता है किसका? लश्कर ए तैयबा का। और लश्कर ए तैयबा कहाँ फल फूल रहा है? पाकिस्तान में फल फूल रहा है। जो यहाँ पर 4 आतंकवादी जो थे उनकी शनाख्त की है। वो कौन कौन से थे? दो तो भारतीय थे और 2 पाकिस्तानी थे। तो एक बात सोचो, जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वही काम यहाँ पर भी किया था। 2 भारतीय थे, कौन कौन से? एक था आदिल हुसैन ठोकर, एक था एहसान जो पुलवामा का था, एक था अनंतनाग का। 2 थे अली भाई उर्फ तलहा जो पाकिस्तानी नागरिक था, एक था आसिफ फौजी ये भी पाकिस्तानी नागरिक था। तो इन चारों के नाम याद रखना, अली भाई, आसिफ फौजी, आदिल हुसैन और एहसान। अली भाई भाई क्या बोलना, सीधे बस अली नाम लो, लेकिन वही है, सभी तो हैं। बात करें यहाँ पर, ये सिर्फ धर्म की आड़ लेते हैं, ये धार्मिक होते नहीं हैं। कोई भी आतंकवादी धार्मिक नहीं होता है, वो सिर्फ आड़ लेता है अपनी मोब को बढ़ाने के लिए, अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए। कोई भी धार्मिक नहीं होता, धार्मिक जैसे कोई कार्य करते ही नहीं ये। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना था और इसके लिए 23 अप्रैल को घटना कब हुई? 22 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को हमने एक उच्च स्तरीय एक सख्त फैसले किए थे जिसमें फैसला किया था सिंधु जल संधि है जो 1960 की, उसको यहाँ पर इस संधि को स्थगित कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। सिंधु जो जल संधि है इसमें कुल मिला के इंडस, झेलम और चेनाब इन नदियों का पानी पाकिस्तान को देना होता था। और जो ये पश्चिम वाहिनी नदी कहलाती थी और एक थी रवि, ब्यास और सतलज, इसका पानी भारत खुद यूज करता था। ये पूर्व वाहिनी नदियां थी, लेकिन किसके तहत? जो सिंधु जल संधि था 1960 का, लेकिन हमने स्थगित कर दिया और अब पानी पाकिस्तान को भेजेंगे ही नहीं। कुल मिला के हमने ये बोला है जल और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं पल सकते। या तो आप जल ले लो या आतंकवाद को पलने का मौका दो। जब तक आतंकवाद आज से आप लड़ेंगे नहीं तब तक हम पानी पाकिस्तान को भेजेंगे नहीं, ये हमारा उद्देश्य था। तो ये 23 अप्रैल को ये समझौता किया गया। उसके साथ साथ एकीकृत चेक पोस्ट है कहाँ? अटारा बाघा सीमा पर, वहां पर इसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। इसके साथ साथ एक समझौता है जो सार्क देश है और
सार्क देश है और इंडिया का। इसमें सार्क विजय छूट योजना है। यहाँ पर जो ये छूट बीमा योजना है, विजय योजना, इसको भी हमने पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुल मिला के अब भारत की यात्रा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की थी और यहाँ पर जो सशस्त्र बल थे उनको पूरी छूट दे दी थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। पूरी छूट दी ताकि जो दोषी है उनको दंडित अपने हिसाब से उपयुक्त समय पर और स्थान चुनकर दंडित या कार्रवाई कर सके। थल सेना और वायुसेना और खुफिया एजेंसी के साथ समन्वय बैठकें हुई और जब बैठकें हुई उसके जो अंतिम रूप निकला था, जो रिजल्ट निकला था वो था ऑपरेशन सिंदूर, जो कब किया गया था? 6 और 7 मई को रात में किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। इसके तहत हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने कब 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें हमने 9 लक्ष्य को टारगेट किया था। जो 9 स्थल हैं उनको टारगेट किया था। ये 9 के 9 में से 5 तो थे जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने ले रखा है भारत का हिस्सा। उन ठिकानों को 5 आतंकी ठिकाने थे, वो थे कहाँ? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, कुल मिला के पीओके में, जबकि 4 जो ठिकाने थे वो थे पाकिस्तान में। तो ये जो पाकिस्तान के 4 ठिकाने हैं उनके नाम याद रखना। ये कहाँ थे? पंजाब प्रांत में। चारों के नाम याद रख। एक था भावलपुर, एक था मुरीद के, एक था साकरगढ़ और एक था सियालकाट। यहाँ पर कुल मिला के जो आतंकवादी संगठन है ना, वो प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसमें इन चारों जगहों में लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनका प्रशिक्षण केंद्र था और ये ठिकाना था इनका, इसलिए यहाँ पर टारगेट किया गया था। अब भारतीय विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, ये भी नाम याद रखना। तो विक्रम मिश्री है, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया था, ये जो हमने अटैक किया है तो ये प्रति आक्रमण है, मतलब हमारा प्रति है। तुमने अटैक किया है जो आतंकवादी के रूप में, अब हमने प्रति आक्रमण किया है और इसका लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना है और भविष्य में इन हमलों से रोकना है, ना कि युद्ध भड़काना हमारा उद्देश्य है। कुल मिला के हमें आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर देना ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। लेकिन पाकिस्तान जो चिंदी चोर है वो कहाँ भागा था? उसने भी प्रतिक्रिया की। लेकिन उन सभी को जो ड्रोन थे, सशस्त्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे, उनको हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली है, उसने इनको ध्वस्त कर रहा था और मार गिराया था। एयर डिफेंस ढांचे में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना, इनके समन्वित सेंसर, मिसाइल और एंटी ड्रोन तकनीक, ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों थे, दोनों को शामिल किया गया था। जैसे जो पाकिस्तानी पक्ष से हुई जो कई जवाबी कोशिशें थी, कई बार उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमने सभी को विफल बना दिया था। तो हमें कुल मिला के ये याद रखना, कब घटना घटी, कब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कौन से ठिकानों पर हमने लक्ष्य किया था और कहाँ-कहाँ पर ये स्थित है, पीओके में भी है और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर भी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को हमने मार गिराया था, जिसमें लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर था, नाम याद रखना, खालिद उर्फ अबू अक्सा नाम है, इसको मार गिराया था। और ये जो खालिद साहब थे ना, खालिद, आतंकवादी खालिद, कश्मीर की घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन करता था, वो भी यहाँ पर मार गिराया। इसके साथ साथ एक लश्कर का भी शीर्ष प्रशिक्षक था, उसका नाम था मुदस्सिर खाडियान खास, इसका भी उर्फ नाम है, इनके नाम उर्फ रहते ही है, मुदस्सिर या अबू जंदाल, इनको भी यहाँ पर मार गिराया था। ये मुरीद में स्थित था, मुरीद के में जो ये शिविर था वहां पर हमला किया था और वहां पर इसे मार गिराया था। उसके साथ साथ जैसे मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में रहता था, वहां पर जिसका एक ऑपरेशनल प्रमुख था, उसका पुत्र था कौन? मोहम्मद हसन खान, उसको भी हवाई हमलों में ढेर कर दिया था। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक जो विवरण दिया उसमें वर्ष 1999 में एक अपहरण किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। एक विमान था आईसी
814 विमान। इसको अपहरण किया था कब? 1999 में। और वर्ष 2019 पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में कौन कौन था? यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद, ऐसे और भी लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए थे जब हमने कार्रवाई की 6 से 7 मई के दिन। अगला इसी में 7 मई को पाकिस्तान ने, अच्छा, हमारा तो था ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने भी ऑपरेशन का नाम दिया था, उसका नाम था बनियान अल मसूस नाम से एक जवाबी ऑपरेशन चालू किया था। उनके ऑपरेशन के द्वारा जो उन्होंने अटैक किया था उसमें भी हमारे सैनिक और जवान शहीद हुए थे। कुल मिला के कुल 9 जवान और सैनिक शहीद हुए थे। उनमें था शहीद सिकंदर राव, शहीद रामबाबू, शहीद दीपक चिंगबखाम चिंगखम, शहीद सुरन सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक, शहीद दिनेश कुमार शर्मा। तो ये 9 लोग थे जो उनके द्वारा ऑपरेशन बनियान अल मासूद चलाया, उनमें हमारे लोग शहीद हो चुके थे। युद्ध की विराम की प्रतिक्रिया और शर्तें क्या थी? जब ये प्रक्रिया की गई कि हम युद्ध विराम करेंगे तो वहां पर प्रक्रिया की गई थी और कुछ शर्तें रखी थी। अपने शर्तों पर तो हमने युद्ध विराम नहीं किया था, मतलब पाकिस्तान की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं किया था, हमने अपनी शर्तें रखी थी, तब युद्ध विराम किया था। तो 10 मई 2025 के दिन देखो, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए जब भीषण युद्ध चलता है तो वहां पर परमाणु युद्ध की भी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ये युद्ध विराम किया गया था। तो ये कब किया गया था? 10 मई 2025 के दिन। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के जो डीजीएमओ होते हैं, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनका नाम था मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के साथ किस पर हॉटलाइन कॉल की थी और युद्ध विराम या सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। तो कुल मिला के ये सीज फायर कब हुआ? 10 मई 2025 के दिन। इसके पहले एक पूरा बैकग्राउंड बन गया था। जो वहां के डीजीएमओ थे पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था, कहाँ के? अमेरिका के विदेश मंत्री, उनका नाम याद रखना, मार्को रूबियो, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। मार्को रूबियो ने जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख थे उनसे बात की थी ताकि संघर्ष विराम हो सके और पाकिस्तान को तैयार कर लिया था। तो कुल मिला के जो संघर्ष विराम हुए या सीज फायर है वो 10 मई को हुआ, ये डेट याद रखना। कौन था डीजीएमओ? पाकिस्तान की तरफ से था जनरल कासिफ अब्दुल्ला और भारत की तरफ से था राजीव घई, बस ये याद रखना। अच्छा, ये जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं इनका भी नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने काफी पहल की थी और पाकिस्तानी जो डीजीएम वो सेना प्रमुख है उनसे भी बात की थी। मार्क रूबियो है इनका नाम। और युद्ध विराम की जो घोषणा व स्थिति थी, ये कई दौर की वार्ताओं के साथ 10 मई की रात को हुआ था। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर 12 मई को एक संबोधन किया था जिसमें हमने 4 सिद्धांत उद्घोषित किए थे। 4 सिद्धांतों जो 4 सिद्धांत थे उनको याद रखना। इसमें हमने 4 सिद्धांत कौन-कौन से थे? जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, जो भी जवाब होगा हम भारत की शर्तों पर होगा। परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। अक्सर जो पाकिस्तान है हमेशा ये बोलता रहता है कि हम परमाणु हमला कर देंगे। तो कुल मिला के ये जो ब्लैकमेल किया जाता है ये स्वीकार नहीं होगा। और आतंक शरणदाता जो आतंक को शरण दिए वो सह आपराधिक माने जाएंगे, मतलब जो वो राज्य है वो उतना ही अपराधी माना जाएगा जितना कोई आतंकवादी संगठन है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जब तक खून बहता रहेगा हम पानी पाकिस्तान को देंगे ही नहीं। और पाकिस्तानी ने हमारे एक सैनिक था बीएसएफ जवान था पूनम कुमार सौ, ये नाम याद रखना। इसको छोड़ दिया था कब? 14 मई 2025 को, मतलब भारत भेज दिया था। कौन था बीएसएफ जवान? पूनम कुमार सौ। इसी के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 के दिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके उपलक्ष्य में हमने 17 मई 2025 को एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। और इसका उद्देश्य था पूरे विश्व में पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की पोल है वो खोलना पूरे विश्व के सामने। इसलिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। इसमें कुल 59 संसद सदस्य थे जो 7 समूह में बटे हुए थे। और ये कुल
32 देशों का दौरा करना था। ये 7 प्रतिनिधि मंडल कौन-कौन से थे? मतलब इनका नेतृत्व कौन-कौन कर रहा था, वो याद रखना। क्योंकि थे तो 59 सदस्य और 7 लोग हैं जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो एक था शशि थरूर जो कांग्रेस से थे, एक थे रविशंकर प्रसाद जो भाजपा से थे, एक थे तीसरे थे मतलब संजय कुमार झा जो जेडीयू से थे, चौथे थे बैजयंत पांडा जो भाजपा से थे, पांचवे थे कनिमोझी करुणानिधि जो डीएमके से थे, तमिलनाडु की पार्टी है ये, एक थे सुप्रिया सुले जो एनसीपी की हैं और सातवें थे श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं। तो कुल मिला के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया ताकि जो पाकिस्तान की आतंकवादी पोल है वो पूरे विश्व में उजागर कर सके। इस युद्ध में बहुत सारे हमने हथियार यूज किए हैं, उन हथियारों को भी जान लेते हैं। एक तो जो राफेल लड़ाकू विमान है उसको भी यहाँ पर यूज किया था और एक था SCALP अर्थात स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, इसका भी यहाँ पर उपयोग किया था। इसको उत्पत्ति कहाँ होती है? यूरोपीय में। और ये राफेल तो आपको सभी को पता है, दसोल्ट कंपनी बनाती है, ये फ्रांस की है। और एक था हैमर जो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है, ये फ्रांस में बनता है। और एक है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, इसकी उत्पत्ति कौन करता है? तो एक ब्रह्मोस एरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम है, वो इसका निर्माण करता है। और ये संयुक्त उद्यम किस किस का है? भारत और रूस का। और भी बहुत सारे हथियार थे, जैसे यहाँ ये देखो स्काई स्ट्राइकर लोटरिंग मुनिशंस, ये भारत और इजराइल दोनों बनाते हैं इसको। एक था IAI हारोप लोइटरिंग म्यूनिशंस, ये इजराइल के द्वारा बनाता है, लेकिन जो इसमें उपकरण है वो भारत के द्वारा निर्मित बहुत सारे उपकरण है इसमें लगाए जाते हैं। और जो वायु रक्षा प्रणालियां थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी S-400 ट्रायम्फ, जिसे हम भारत में सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, ये रूस के द्वारा बनाई जाती हैं, जो भारत के लिए दी गई थी, भारतीय सेना के लिए एक अनुकूलित है। दूसरी है आकाश मिसाइल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ये सतह से एयर में मार करने वाली मिसाइल है और ये भारत की DRDO ने बनाई थी। अच्छा, ये जो मिसाइल है एक हमने प्रोग्राम चलाया था 1982-1984 में, 1984 में उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट, अच्छा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके तहत ये निर्माण किया गया था किसका? आकाश मिसाइल का। कब ये शुरू किया गया था ये प्रोग्राम? 1984 में। नाम क्या था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला आर्टिकल है वो है उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की। ये जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है ये छठवीं है, छठवीं है मतलब इसके पहले 5 बन चुकी हैं। भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रही है ताकि हम जो सेमीकंडक्टर है उसपे हम आत्मनिर्भर हो सकें। उसके लिए एक सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम चलाया था, कितने? 76,000 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य था चिप निर्माण संयंत्र जो फैब होती हैं, जो भी कंपनी होती है ना जो चिप का निर्माण करती है उसे हम फैब बोलते हैं। तो चिप निर्माण संयंत्र एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना, तो इसका उद्देश्य यही था। किसका? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ का है। इस हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों के संचालन के लिए एक हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया और यही इसका एक नोडल एजेंसी है जो किसको इंप्लीमेंट कर रही है? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को। तो इसकी शुरुआत की किसकी? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यह मिशन जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है यह सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। तो दोनों एक ही है। कुल मिला के जो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम चलाया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक मिशन चालू किया और ये एक एजेंसी के रूप में भी काम करेगी। किसकी? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की। इस मिशन का नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। बात करें 14 मई 2025 के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी। अच्छा, जो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसकी अध्यक्षता हमेशा जब तक प्रधानमंत्री होंगे उस मंत्रिमंडल में वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये कब इसकी स्थापना की गई है? स्थापना करने की मंजूरी दी 14 मई 2025 के दिन, 14 मई 2025 के दिन। इस यूनिट की जो स्थापना है कौन करेगा? इस यूनिट की स्थापना SCL
अर्थात HCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन, ये ताइवान की कंपनी है। दोनों मिलकर कहा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक इसकी स्थापना की जाएगी। तो कहां पर इसकी स्थापना की जा रही है? जेवर एयरपोर्ट के नजदीक। जो कौन सा है? एक कॉरिडोर है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। अच्छा, जो ये HCL और फॉक्सकॉन, ये तो हमने पता कर लिया कहाँ कहाँ की है। एक भारत की है, एक ताइवान की है। जो HCL है ये भारत की है, और फॉक्सकॉन कहाँ की है? ये ताइवान की है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं। और जो यूनिट बनाई गई है, इसका मुख्य काम है मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करना। जो ये यूनिट है, ये लगभग प्रति माह 20,000 वेपर्स जो चिप्स होती हैं उनका निर्माण करेगी। और ये जो यूनिट है कब तक शुरू हो जाएगी? लगभग 2027 तक। तो कुल मिला के ये छठवीं थी। इसके पहले पांच कौन कौन सी थी? एक ये है, 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 एक ये है। ये छठवीं जो अभी कहाँ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। जो पहली है माइक्रोन ATMP, कुल मिला के गुजरात में 4 खोली गई हैं। तो माइक्रोन ATMP ये कहाँ? गुजरात साणंद में खोली गई है। कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इसका हमें कोई भी नहीं पढ़ना। कुल मिला के कहाँ खोली जा रही है, ये याद रखो। दूसरी है टाटा PSMC फैब, ये धौलेरा गुजरात में है। और तीसरी है TSAT टाटा ATMP, ये असम में खोली जा रही है, मोरीगांव में। असम की ये पहली है, असम की ये पहली है। और ये कब? 2024 में, फरवरी 2024 में इसे खोला गया है। चौथी है CG रेनेसास स्टार्ट OS80, ये भी गुजरात के साणंद में खोली गई है। और पांचवी है कैनिस सेमिकॉन OS80, ये भी गुजरात के साणंद में खोली गई है। और ये HCL फॉक्सकॉन फैब है, जो यमुना एक्सप्रेसवे जो प्राधिकरण है वहां पर खुली जा रही है। ये कौन कौन बना रहा है? HCL फॉक्सकॉन। तो कौन सी कंपनी बना रही है, ये भी याद रखना। देखो, साणंद में कितनी है? 1, 2, 3। गुजरात के साणंद में 3 है। कौन सी कंपनी बना रही है? साणंद में एक है माइक्रोन, एक है CG रेनेसास स्टार्ट OS80, एक है कैनेस सेमिकॉन OS80। और एक गुजरात में जो धौलेरा में है, वो है टाटा की, टाटा PSMC फैब, वो खोली जा रही है। एक नॉर्थ ईस्ट में है, उसको भी याद रखना, वो भी टाटा की है, TSAT टाटा ATMP। गुजरात की तो हमने अभी पढ़ ली है। ये 6 जो यूनिट है, सेमीकंडक्टर यूनिट, ये बनाई जा रही हैं ताकि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। इसके साथ साथ हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र कहाँ कहाँ खोले हैं? नोएडा एवं बेंगलुरु में। नोएडा एवं बेंगलुरु में खुले हैं। इन केंद्रों में इन केंद्रों में भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर जो चिप डिजाइन है उसका कार्य करेंगे। अभी तक हमने 3 नैनोमीटर तकनीक की कोई चिप डिजाइन नहीं की है। अब हम वो भी कार्य करेंगे। इसके लिए एक केंद्र खोल दिए हैं, 2 उन्नत डिजाइन केंद्र। कहाँ? एक नोएडा में, एक बेंगलुरु में। नोएडा और बेंगलुरु में। देखो, ये एक तकनीकी छलांग है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर तकनीक की डिजाइन किए हैं। अब हम किस पर काम करेंगे? 3 नैनोमीटर पर। अगला आर्टिकल है वो है जन सुरक्षा योजना। इनके 10 वर्ष हो चुके हैं। जन सुरक्षा योजना कौन कौन सी? एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है अटल पेंशन योजना। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इन्हें तीनों को 9 मई 2015 को 15 को इसे लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देना। लक्ष्य क्या था? सामाजिक सुरक्षा, उसको मजबूती प्रदान करना। इन योजनाओं का अभिप्राय या उद्देश्य क्या है? जो समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग हैं, जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और नियमित पेंशन जैसी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो समझ रहे हो, जन सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? बीमा प्रदान करना, दुर्घटना बीमा देना और न्यूनतम
पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जो कौन-कौन सी है? सामाजिक सुरक्षा या जन सुरक्षा, इनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इनकी जो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 9 मई 2025 के दिन। एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक थी अटल पेंशन अटल पेंशन योजना। देखो, प्रधानमंत्री के तहत जो नामांकन हुआ है वो कितने करोड़ का हुआ है? लगभग 23.6 करोड़ का। 6 करोड़ लोग इसमें नामांकन हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ लोगों ने नामांकन किया और अटल पेंशन योजना में 7.6 करोड़ लोगों ने नामांकन किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की बात करें, अभी तक इससे लगभग 18,398 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। कितने लाख परिवारों को? 9 लाख से अधिक परिवारों। और प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, इसके तहत लगभग 1.57 लाख लोग परिवार है ना, सॉरी 1.57 लाख परिवारों को कितना रुपए सहायता प्रदान की जा चुकी है? 3121 करोड़ रुपए। जबकि अटल पेंशन योजना ये एक पेंशन कार्यक्रम है जिसमें कितने लोग एनरोल हुए? 7.6 करोड़ लोग एनरोल हुए हैं और ये बुढ़ापे में 60 वर्ष के बाद एक नियमित पेंशन दी जाएगी। इसमें 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन दी जाती है, आपका जैसा रुपया जुड़ गया हो। और इसमें 18 से 40 साल तक का कोई व्यक्ति है वो एनरोल हो सकता है। और उसी हिसाब से जैसे कोई 18 साल में जुड़ गया है तो उसका ज्यादा रुपया इकट्ठा हो जाएगा, उसको 5,000 रुपया मिलने लगेगा। कोई 40 साल में जुड़ा है तो उसको 60 साल बाद 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। जौन जिस एज में जुड़ा है उसी हिसाब से 1 से 5,000 तक पेंशन मिलेगी। 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हुई थी और टोटल कितने इसमें नामांकन हुआ था? 23.6 करोड़ का, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 10.66 करोड़। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, इसमें जो महिलाएं हैं कितनी है? 23.87 करोड़ महिलाएं। टोटल कितनी थी? 51 करोड़। और अटल पेंशन योजना में अभी तक कितने? 7.6 करोड़ लोगों ने ही नामांकन किया। उनमें 47% महिलाएं। जो ये 7.6 करोड़ लोग हैं, उनमें से केवल 47% महिलाएं हैं। बहुत हैं, काफी हैं। और इसको देखो, हमें एक-एक जो योजना है, जो जन सुरक्षा योजना है, जो हमने तीनों देखी है, कब? 9 अप्रैल 2015 को शुरू हुई है, सॉरी 9 मई 2015 को शुरू हुई है। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ और भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। किस मंत्रालय के तहत काम करती है वो देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करती है। कब शुरू की गई थी? 2019 में। एक और है नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी 2019 में शुरू की गई थी। इसका कार्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए पेंशन प्रदान करना। ये भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करती है। एक है पीएम किसान निधि, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी 2019 में शुरू की गई थी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 6,000 रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे 6 से 8 कर दिया गया है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 2017 में शुरू की गई थी। किस मंत्रालय के तहत? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो 2017 में चालू की गई थी, वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है और ये एलआईसी के साथ काम करती है। एक और है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जो 2013 में शुरू किया गया था। किसके तहत? किस मंत्रालय के तहत? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। एक है जननी सुरक्षा योजना, 2005 में शुरू की गई थी। ये भी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत काम करती है। एक है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये 1995 में शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करती है। देखो, हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर इसे कोर ऑफ द कोर स्कीम बोला जाता है। कोर ऑफ द कोर स्कीम। देखो, जो स्पॉन्सर जो केंद्र प्रायोजित स्कीम होती हैं उनको हम कोर स्कीम में बांटते हैं
और एक होती है कोर ऑफ द कोर, मतलब कोर की भी कोर, उसको इसमें शामिल किया जाता है कोर ऑफ द कोर में। किसको? एनएसएपी को। किसके तहत काम करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं। ये कुल मिला के एक अम्ब्रेला स्कीम है। अब हम एक एक करके जो तीनों योजनाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू कब की गई? 9 मई 2015 के दिन। 9 मई 2015 के दिन यह एक बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कैसे भी कारण हो, यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा होता है। इसमें कोई व्यक्ति कब एनरोल हो सकता है? जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष की हो, तो वह व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। कहाँ से भाग ले सकता है? वो या तो बैंक घरों से, जो बैंक होती हैं वहां से, या डाकघरों में खाता धारक के रूप में ये शामिल हो सकते हैं। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के जो समूह के व्यक्ति हैं, जो यदि इसमें एनरोल हुए हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाता है। इसकी जो प्रीमियम है 436 रुपए है। कुल मिला के ये है, यदि आपने इस साल 436 रुपए जारी प्रीमियम दिया है, तो आप 1 साल 1 वर्ष के लिए इसमें जुड़ चुके हैं। और किसी भी तरीके से यदि आपकी डेथ होती डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपए का प्रदान किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो किसी की भी डेथ ना हो, लेकिन ये सुरक्षा बीमा योजना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना रुपए है इसका प्रीमियम? 436 रुपए। कहाँ-कहाँ से जोड़ सकते हैं? या तो डाकघरों से या बैंकों से। अगली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो बीमा है ये जो योजना है, ये कुल मिला के दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें दुर्घटना के तहत यदि मृत्यु होती है या कोई अपंग हो जाता है, उसके तहत कुछ राशि प्रदान की जाती है। इसमें यदि व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण या अपूर्णीय क्षति होती है या पैरों के उपयोग की हानि होती है, तो जो बीमा राशि है वो 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। और यदि ये नहीं होता तो एक आंख की दृष्टि से यदि पूर्ण या अपूर्ण क्षमता होती है, यहाँ पर दोनों है। 2 लाख कब मिलेंगे? जब दोनों आंखों की पूर्ण या अपूर्णीय क्षति हो और दोनों पैर उपयोग ना हो। इसमें एक आंख पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से हानि हो जाए, एक हाथ या एक पैर इसका उपयोग ना कर पाए, तो आपको 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जो एज देखी थी वो थी 18 से 50 वर्ष, जबकि यहाँ पर 18 से 70 वर्ष है। और यहाँ का जो प्रीमियम है वो है 20 रुपए प्रति वर्ष। 20 रुपए प्रति वर्ष। अगली स्कीम है, ये है अटल पेंशन योजना। कुल मिला के यहाँ पर पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर इस पर फोकस किया जाता है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कितनी हो चुकी है? 18 से 40 वर्ष के बीच हो, वो अटल पेंशन योजना के तहत शामिल हो सकता है। इसमें इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, आपको 1000 रुपए प्रति माह से लेकर 5000 रुपए प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान की जाती है। आप कब जुड़े रहे उसी हिसाब से आपको रुपया प्रदान किया जाएगा। अगला आर्टिकल है विश्व सर्वदृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इस पर सबसे पहला तो प्री में यही क्वेश्चन बनता है कि इसका जो ये शिखर सम्मेलन है, ये हुआ कहाँ पर है? ये हुआ कहाँ पर है? इसको याद रखना। ये मुंबई में आयोजित किया गया था। देखो, फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और जो एनिमेशन होता है, जैसे रचनात्मक क्षेत्र होते हैं, वहां से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी। तो आपसे यदि पूछ ले कि ऑरेंज इकोनॉमी कौन है, तो वह इकोनॉमी जो फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करते हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए हमने विश्व सर्वदृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 अर्थात वेब्स कहाँ मुंबई में आयोजित किया गया है। बात करें इस वेब की, यदि फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इंटरनेट एंटरटेनमेंट समिट ये मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है।
ये पहला सम्मेलन था, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 4 मई 2025 के बीच में। कहाँ पर? मुंबई में। लेकिन सेंटर भी पूछा जा सकता है। तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। इसका परिकल्पना क्या है? इसका उद्देश्य क्या रखा है? इसकी थीम रखी गई है कनेक्टिव क्रिएटर, कनेक्टिंग कनेक्टिंग क्रिएटर और कनेक्टिंग कंट्रीज। मतलब जो रचनात्मक लोग होते हैं उनको जोड़कर पूरे देशों को जोड़ना, अर्थात रचनाकारों को जोड़ना और देशों को जोड़ना। इसकी जो थीम है वो रखी गई है। महाराष्ट्र दिवस के दिन, अच्छा, यदि आपसे पूछते महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को। तो महाराष्ट्र दिवस के दिन इस भव्य उद्घाटन को, ये भव्य उद्घाटन हुआ है। इसका भव्य उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर 100 से अधिक देशों के जो कलाकार हैं, नवप्रवर्तक हैं, निवेशक हैं, नीति निर्माता हैं और वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मक प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहे थे। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन किसने किया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसके सहयोग से? महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इसका संचालन किया गया था। इसमें भारत सरकार ने वेब्स मंच से 2029 तक 50 अरब डॉलर के जो मीडिया और एंटरटेनमेंट होता है उस बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक? 2029 तक कितना? 50 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है कि हम इतना बड़ा बाजार बना लेंगे। तो ये लक्ष्य भी याद रखना। यहाँ पर कला से कोट तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर, आपने सुना होगा जो आपकी दादा दादी हैं वो स्टोरी बोलती थी, स्टोरी की कहानी सुनाती थी रात में। तो प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर्स लीप में दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर ये पूरा फोकस किया गया है इस सम्मेलन में। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें 77 देशों की भागीदारी हुई थी। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया है। ये जो संस्थान है यहाँ पर औपचारिक रूप से स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ? ये मुंबई में स्थापित हो रहा है और यह है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, विशेष रूप से एबी जो वही होते हैं ना, गेमिंग, विजुअल, क्रिएटर और एक्सआर, इन सेक्टर को समर्पित रहेगा। वही जो डिजिटल इकोनॉमी है या क्रिएटर्स इकोनॉमी है या ऑरेंज इकोनॉमी है, उसके लिए ये समर्पित है। वेब्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। इसका भव्य समापन रहा है। इसके साथ-साथ बहुत सारे देशों ने बहुत सारे समझौते किए, बहुत सारे प्रस्ताव भी रखे हैं। जैसे न्यूजीलैंड की जो एक कंपनी है, एक संस्थान है, स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान। इसने भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। किसने किसने? जो न्यूजीलैंड की संस्थान है स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान और भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव, दोनों ने मिलकर, ताकि हम न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर सकें। उसके साथ साथ भारतीय कंपनी है ओनली मंच लॉन्डर और रूस की कौन सी है? गेज फ्रॉम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सव व सह उत्पादन, जो कॉमेडी संगीत शो होते हैं उनके बीच समझौता किया गया है। और कोरिया की प्रमुख कंपनी CJENM और अमेजन प्राइम के बीच भी यहाँ पर समझौता हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारे समझौते हुए हैं। और इसके साथ साथ जो एक थी ब्रिटेन की और भारत की इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित की है। इसी उपलक्ष्य में देवी चौधरानी, तो इस फिल्म का नाम याद रखना। अगला आर्टिकल है और ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें विवाद हुआ था इसलिए ये न्यूज में था। विवाद क्या था?
इसमें फरवरी-मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजनाओं के तहत जो तमिलनाडु को राशि प्रदान की जाती थी, कितनी 2152 करोड़ रुपए, उसको उसको हमने सॉरी भारत सरकार ने या संघ ने उसको बंद कर दिया। कारण क्या था? उसने नई शिक्षा नीति 2020 को ना स्वीकार करने के कारण इस पर रोक लगा दी थी। कितने? 2152 करोड़ रुपए। किसने? भारत सरकार ने या यूनियन ने। और नीति के त्रिभाषी जो सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रखा गया है। तमिलनाडु का जोर रहता है जोर रहा है शिक्षा के माध्यम से तमिल और अंग्रेजी पर शिक्षा प्रदान करना, जबकि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि आप मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये हिंदी हो। इसको अधिकार देती है। तो आप जो लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश, इसके साथ-साथ कोई भी भारतीय जो तीसरी कोई भी तीसरी भाषा जो भारतीय हो उसको अपना सकता है। ना ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी को ही अपनाएँ। जैसे तमिलनाडु है, अंग्रेजी और तमिल को अपना लिया, आप केरला को अपना लो, वो कन्नड़ को अपना लो, मलयालम को अपना लो और तेलुगु को अपना लो, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बंगाली को अपना लो, ज़रूरी नहीं हिंदी। ये जोर देता ही नहीं ये नई शिक्षा नीति 2020। लेकिन ये जब और न्यूज़ में आ गई थी, जब संसद की जो शिक्षा स्थायी समिति है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और जो ये निधि स्थगित की है, उसको असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बनाया गया था। लेकिन इसी उपलक्ष्य में, इसी के जवाब में, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने साफ कहा है, जब तक तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकार नहीं करता, तब तक फंड जारी नहीं होगा। समझ रहे हो? जो संसद की स्थायी समिति है, वो इसको संघीय और असंवैधानिक बताती है, संघीय भावना के विरुद्ध और असंवैधानिक बताती है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, जब तक तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नहीं स्वीकार करते, तब तक हम ये फंड आवंटित नहीं करेंगे। तो कुल मिला के वहाँ के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन, उन्होंने उन्होंने इसे क्या बोला? भाषाई ब्लैकमेल। लेकिन इसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है तो आपको फंड ये दे देना चाहिए। कुल मिला के ये है, दे देना चाहिए। देखो अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसको पढ़ने वाले हैं। ये 29 जुलाई 2020 को भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा सुधार है। उसके पहले दो कौन-कौन से थे? एक 1967 में नीति आई थी, एक 1986 में नीति आई थी और एक ये है 2020 वाली। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई नीति का ये लक्ष्य रखा गया था कि हम 2040 तक भारत को एक वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बना देंगे। ये 2040 तक जो के कस्तूरी रंगन समिति है उसने इस लक्ष्य को रखा था। कब तक? 2040 तक हम वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बन जाएगा भारत। देखो, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है और त्रिभाषी फॉर्मूला पर बल दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला कैसे हो सकता है? पहली भाषा में देखो, पहली भाषा आप मातृभाषा या कोई जो लोकल लैंग्वेज है उसको अपना सकते हैं। एक तो ये होगी, फिर आप दूसरी भाषा में या तो अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा अपना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप अंग्रेजी ही अपनाएँ। कोई अंग्रेजी जैसे यहाँ पर तमिल को ही तमिलनाडु को देख लेते हैं। या तो तमिल अपना ले जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है इसमें, या तो अंग्रेजी अपना ले या फिर कोई अन्य जो भारतीय भाषा है जैसे तेलुगु अपना ले या मलयालम अपना ले, कोई भी अपना सकता है, इनमें से कोई भी। और तीसरी भाषा में कोई अन्य भारतीय भाषा, ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी, जैसे यहाँ पर आप हिंदी को भी अपना सकते हैं, तेलुगु को भी अपना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मलयालम अपना ली थी, तीसरे के रूप में आप तेलुगु अपना लो या यहाँ पर इंग्लिश अपना ली थी, तो फिर तीसरी भाषा में मलयालम, बंगला कुछ भी अपना सकते हैं। यहाँ पर
हिंदी का विकल्प रखा गया है जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है। जरूरी नहीं आप हिंदी को ही अपनाएं। अब हम यहाँ पर जो भाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? ये बोलता है संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी हो सकती है, वो अनुच्छेद 120 के तहत प्रावधान करता है। लेकिन विधानमंडल में ये 210 आर्टिकल है, वो प्रावधान करता है। जबकि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 343। ये तीनों आर्टिकल है ना, एकदम कंठस्थ होना होना चाहिए। 120 जो संसद में होने वाली प्रयोग होने वाली भाषा उसकी बात करता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 343 ये संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 ये राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाने की बात करता है। 345 345 ये राजभाषा या राजभाषाएं क्या हो सकती है उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 346 ये एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो बातचीत होगी या किसी राज्य और संघ के बीच जो बातचीत होगी या पत्रादि होंगे वो कौन सी भाषा हो सकती है उसकी बात करता है। 347 राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में एक विशेष उपबंध की बात करता है। कौन सा? 347 ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। और 348 ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधायकों आदि के प्रयोग में की जाने वाली भाषा की बात करती है। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने वाली विशेष प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी बात करता है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी उसकी बात करता है। अब ये सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है। और 350 का ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने की बात करता है। कौन सा? 350 का 350 खा ये भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है, उसके विशेष अधिकारी की बात करता है। तो ये प्राथमिक स्तर पर ये विशेष स्पेशल जो ऑफिसर होता है उसकी बात करता है, लेकिन किसकी? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के एक कर्तव्य प्रदान करता है। कौन सा? 351। अगला आर्टिकल है और इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये है विजंगम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अच्छा, ये लोकेशन याद रखना कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। तो इसकी ये कहाँ स्थित है? अरब सागर तट पर। यह अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत दुनिया के बेशतम शिपिंग जो मार्ग हैं उनके बेहद निकट है। ये पूरब पश्चिम जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारा है ना उसके पास स्थित है, जो इसे व्यापारिक रूप से एक अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मई 2025 को, डेट भी याद रखना, 22 मई 2025 को विजिंगम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में, अरब सागर में। यह देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। देश का पहला है जो डीप वाटर हो और कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह हो। ये भारत का पहला है। भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से ये भी एक है जिसकी प्राकृतिक गहराई कितनी है? 20 मीटर और कई जगह ये 24 मीटर तक है। इसकी जो प्रारंभिक क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी? लगभग 10 लाख टीईयू प्रति वर्ष। लेकिन आगे जब इसका ये पूर्ण रूप से विस्तार होगा तो ये सालाना कितना हो जाएगा? 72 लाख टीईयू सालाना हो जाएगा। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, नाम है इसका एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। इसने यह यूरोप एशिया रूट की जेट व ड्रैगन सेवाओं में विजिंगम को शामिल किया गया है। यह जिससे यह सीधे अंतरराष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं में जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के यह एक दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है उसने इसे महत्वपूर्ण बताया है। किस रूट में? यूरोप एशिया रूट की जो जेट और ड्रैगन सेवाएं हैं उसमें इसे महत्वपूर्ण बताया है।
इसलिए कुल मिला के यह अंतरराष्ट्रीय जो परिवहन श्रृंखला है उससे जुड़ गया। विजयंगम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास लगभग 8867 करोड़ रुपए के तहत पूरा किया जाएगा और जो ये पूर्ण परियोजना है 4 चरणों में की जाएगी और इसकी जो अनुमानित लागत है वो कितनी हो रहेगी, लगभग 20,000 करोड़ रुपए। और ये कब तक पूर्ण संचालन में हो जाएगा, 2028 से 29 के बीच में। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार ये साझेदार रहेंगे, जिसमें लगभग 5595 करोड़ राज्य सरकार द्वारा, 2454 करोड़ अडानी पोर्ट्स के द्वारा और लगभग 817 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है उसके रूप में प्रदान की जाएगा। लेकिन इसका संचालन कौन करेगा, तो इसे अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन करेगा कब तक, 2060 तक। आज का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्यों, क्योंकि हमारी जो भागवत गीता है एवं नाट्य शास्त्र, इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। किस किस को, ये दो हैं, भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। इसके पहले और भी शामिल की गई हैं, जो ये शामिल की गई किसमें, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में। अभी तक भारत की कितनी, कुल 11 हो गई है, इनकी संख्या 11 हो गई। इसके पहले 9 और शामिल की जा चुकी हैं। तो कौन कौन सी है जो अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है, उन दोनों को याद रखना, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में जो मूल्यवान पुरालेख है, जो मूल्यवान आर्काइव है और पुस्तकालय संग्रह है, उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ संरक्षण के साथ साथ ये जो मूल्यवान जो पुरालेख है इनका व्यापक प्रसार हो सके, इसको भी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की दो अमूल प्राचीन पांडुलिपि कौन कौन सी, श्रीमद् भागवत गीता और जो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। भागवत गीता को किसने लिखा था, वेद व्यास के द्वारा। भागवत गीता को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड जो 17 अप्रैल 2025 को एक बैठक हुई थी, कहाँ, पेरिस में। वहां पर विश्व की 74 नई दस्तावेजी जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में शामिल किया है, जिसमें जिसमें 2 भारत से हैं और अब तक ये कुल कितने हो गई, लगभग 570 प्रविष्टियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। इसमें हमारे भारत की कौन किसी है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। अभी तक कितनी भारत की हो चुकी है, 11। जबकि एक और है, यूनेस्को का ही एक कार्यक्रम है, वो है यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर। इसमें भारत से जुड़ी प्रविष्टियां कितनी शामिल है, इनकी संख्या है 3। तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय रजिस्टर है, उनमें इनकी संख्या 3 हो चुकी है। ये जो दोनों पांडुलिपि हैं, इनको संस्कृत भाषा में रचा गया है। ये पांडुलिपि पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है। तो इनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, जो पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। यह दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक संस्थान है पूरे विश्व में। श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। आपने तो सुना ही होगा कि 18 अध्याय हैं भारत भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य जो महाभारत है उसके छठा खंड किसका है, भीष्म पर्व का, उसके अध्याय के 23 से 40 का हिस्सा है। तो कुल मिला के जो श्रीमद् भागवत गीता है ये महाभारत का हिस्सा है, किसका, भीष्म पर्व है, उसके अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। इसमें युद्ध क्षेत्र संवाद यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व जो संवाद हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसे भगवत गीता की बात करें तो महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया है। जबकि नाट्य शास्त्र की बात करें, इसमें बहुत सारी प्रदर्शन कलाएं, नृत्य, नाटक और संगीत जैसी बहुत सारी कलाएं हैं और यह लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है किस पर, प्रदर्शन कलाओं पर, नृत्य, नाटक और संगीत पर। इसकी रचना हमारे जो ऋषि हैं भरत मुनि उनके द्वारा की गई थी। यूनेस्को के अनुसार ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी का है। कौन सा,
ये नाट्यशास्त्र दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था। कब? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। किसने? भरत मुनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्यवेद या पंचम वेद कहा गया है, जिसमें लगभग 36,000 श्लोक हैं। 36,000 श्लोक हैं और यह विशाल ज्ञान कोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। तो इसे नाट्यवेद भी कहते हैं, इसे पंचम वेद भी कहते हैं, इसे ही गंधर्व वेद कहते हैं। गंधर्व वेद। अच्छा, एक सामवेद का भी उपवेद है, जिसे हम गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं और इसे भी गंधर्व वेद कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्य शास्त्र के रूप में संकलित किया है। अगला आर्टिकल है महाकुंभ वाला, जिसको हम अगले लेक्चर में लाएंगे। आज काफी है, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, नहीं इसको हम करने बैठ गए तो। और हाँ, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें स्टडी ग्रुप में, और इस चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक